रतनगढ़ के राजा रतन सेन के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई प्रयास किए, साधु संतों से आशीर्वाद लिया, पूजा पाठ यज्ञ करवाए, परंतु उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। अब इसे भाग्य का करिश्मा ही कहा जाएगा कि बुढ़ापे में उनकी रानी ने एक संतान को जन्म दिया। ये संतान एक कन्या थी। राजा को पुत्र की इच्छा थी जो उनका वंश आगे चलाता, परंतु पुत्री को भी उन्होंने परमात्मा का ही आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया। दुर्भाग्य से कुछ ही दिनों बाद रानी की मृत्यु हो गई। अब राजा रतन सेन ने अपनी पुत्री का पालन पोषण अपने हाथों से किया। बेटी का नाम राजा ने चारुलता रखा। चारुलता को राजा ने वो सभी शिक्षा व विद्याएं सिखाई जो एक पुत्र को सिखाई जाती हैं। उसे घुड़सवारी, तलवारबाजी सब कुछ सिखाया गया। असल में रतन सेन अपनी पुत्री को ही अपनी राजगद्दी सौंपना चाहता था, इसीलिए राजा ने उसकी परवरिश एक पुत्र की भांति ही की थी। इधर धीरे धीरे राजकुमारी चारुलता बड़ी होती जा रही थी, तो दूसरी तरफ राजा का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। उसे चिंता थी कि वह अपने जीते जी राजकुमारी को राजपाट सौंप पाएगा या नहीं। इसीलिए रतन सेन अक्सर बेचैन रहा करता और उस सही समय का इंतजार करता जब राजकुमारी राज्य का राजपाट संभालने के लायक हो जाएगी। चिंताग्रस्त और बुढ़ापे के कारण रतन सेन बीमार रहने लगे। सारे वैद्य और हकीम राजा का इलाज कर कर के हार गए। बीमारी और बुढ़ापे की वजह से वह राजकाज के कार्यों को ठीक से नहीं संभाल पा रहा था। इसीलिए धीरे धीरे प्रशासन पर उसकी पकड़ कम होती जा रही थी। राजा की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसके मंत्रियों ने मनमानियां करनी शुरू कर दी थी। मंत्रियों ने अपने अधिकारों का फायदा उठाते हुए नाकाबिल और बेईमान लोगों को राज्य के अधिकारी नियुक्त करना शुरू कर दिया था और इन अधिकारियों के जरिए प्रजा पर तरह तरह के जुल्म ढाते। नित नए बहाने ढूंढकर प्रजा पर भारी कर लगाने लगे। व्यापारियों से भत्ता वसूल करते और किसानों से बहुत ही ज्यादा लगान वसूल करते, जिसकी वजह से प्रजा में बेचैनी फैलना शुरू हो गई। बस हर तरफ महंगाई और अन्याय का ही राज था। चालाक मंत्रियों ने बूढ़े और बीमार राजा को अपने विश्वास में ले लिया और प्रजा के दुख की कोई खबर उस तक ना पहुंचने देते थे, बल्कि राजा को ये बताया जाता कि राज्य में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मंत्री इस इंतजार में थे कि कब राजा मरे और वो राजगद्दी पर अपना कब्जा कर लें। वक्त आहिस्ता आहिस्ता मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। धीरे धीरे राजकुमारी युवा हुई और उसकी उम्र 16 वर्ष की हो चुकी थी। एक बार रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी जब राजकुमारी हड़बड़ाकर उठ बैठी और अपने सपने के बारे में सोचने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से सराबोर था और चेहरे पर गहरी परेशानी छाई हुई थी। उसने आज फिर से वही सपना देखा था जो पिछली 3 रातों से वो देखती आ रही थी। वो सपना इतना डरावना नहीं था, परंतु बड़ा ही हैरान कर देने वाला था। राजकुमारी उस सपने का मतलब समझ नहीं पा रही थी। वो 3 दिन से एक ही सपने को लगातार देख रही थी कि वो एक घने और वीरान जंगल में खड़ी है और उसके इर्द गिर्द मकड़ी का जाला बना हुआ है। वो उस जाले से बाहर निकलना चाहती है लेकिन बेबस है और एक बड़ा सा खूंखार मकड़ा उस जाल पर बैठा है। राजकुमारी ने अपने गुरुजी से सुन रखा था कि मनुष्य के सपनों का संबंध उसकी जिंदगी से होता है। मनुष्य दिन भर जो सोचता है वही उसे रात में सपनों में दिखाई देता है। ये सपने मनुष्य को आने वाले खतरों के लिए चौकन्ना करते हैं। इसीलिए वह सोच रही थी कि बार बार एक ही तरह का सपना उसकी सोच के कारण है या आने वाले किसी खतरे का संकेत है। इसी सोच विचार में रात गुजर गई। सुबह होते ही एक दासी ने आकर कहा कि महाराज ने आपको अपने कमरे में बुलाया है।
आदेश पाते ही राजकुमारी उठी और तैयार होकर महाराज से मिलने के लिए चल पड़ी। वह सोच रही थी कि इतनी सुबह पिताजी ने मुझे क्यों बुलाया है, भगवान सब कुशल रहे। बात असल में ये थी कि एक दिन पहले ही राजकुमारी की उम्र 16 बरस की हो चुकी थी और महाराज उसे राजपाट सौंपने का निर्णय कर चुके थे। राजकुमारी के आते ही राजा ने कहा, बेटी, हम बीमारी और बुढ़ापे के कारण बहुत ही कमजोर हो चुके हैं, इसीलिए ये साम्राज्य जो हमारे पूर्वजों ने बड़े बलिदान देकर खड़ा किया है, इस पर हमारी गिरफ्त कमजोर होती जा रही है। हम बरसों से इसी इंतजार में थे कि कब आप राजगद्दी को संभालने के योग्य हो जाएंगी और हम आपका राज तिलक करके राज्य की बागडोर आपके हाथों में सौंप देंगे। आज वो समय आ गया है। क्या आप खुद को राजपाट की जिम्मेदारी संभालने के लायक समझती हैं? राजकुमारी ने सारी बातें सुनकर बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया, पिताजी, आपकी इच्छा मेरी सिर आंखों पर है, परंतु राज्य का भार संभालने से पहले हमें कुछ समय चाहिए। वो किस लिए बेटी? महाराज कुछ बेचैन हो उठे। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, हमने अपने गुरुजी से सीखा है कि अच्छा राजा वही है जिसे अपनी प्रजा के हालात की पूरी जानकारी हो और जो उनकी समस्याओं को सुनने और उनको सुलझाने में पूरी तरह से योग्य भी हो। लेकिन दुर्भाग्य से हम महलों में रहने वाले अपनी प्रजा के दुख दर्द को देख ही नहीं पाते। हम अपनी प्रजा के बारे में सिर्फ अपने मंत्रियों से ही जान पाते हैं, जो हमें पूरी जानकारी नहीं देते। अपनी प्रजा के बारे में पूरी तरह से हम तभी जान सकते हैं जब प्रजा के बीच में जाएं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि राजगद्दी पर बैठने से पहले मैं एक आम इंसान की तरह अपनी प्रजा के बीच में जाकर कुछ समय के लिए रहूं, उनके दुख दर्द को समझूं। राजा राजकुमारी का जवाब सुनकर हैरान रह गया। वो सोच में पड़ गया कि महल की सुख सुविधाओं में पली राजकुमारी एक आम आदमी की तरह रहने की इच्छा भी कर सकती है। इसीलिए उसे राजकुमारी की इच्छा पूरी करने में कुछ संकोच हो रहा था। तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी, हम देश के लोगों पर नहीं बल्कि उनके दिलों पर राज करना चाहते हैं, क्योंकि ताकत और तलवार से लोगों को जीता जा सकता है, परंतु उनके दिलों को नहीं। अपनी दलीलों और बातों से राजकुमारी ने राजा को अपनी बात पर राजी कर लिया और अगले दिन रात के समय राजकुमारी साधारण कपड़ों में महल से निकल पड़ी। राजा ने अपने 2 सबसे भरोसेमंद सिपाही उसके साथ भेजे। वो भी साधारण लोगों की वेशभूषा में थे। तीनों लोग घोड़ों पर सवार होकर अपने सफर पर चल पड़े। तीनों सरपट घोड़े दौड़ाते हुए राजधानी से कई कोस दूर एक नगर में जा पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अपने घोड़े एक घोड़ा व्यापारी को बेच दिए और नगर के अंदर दाखिल हुए। राजकुमारी ने अपने सिपाहियों को समझा दिया था कि अब हम राजकुमारी और वे सिपाही नहीं हैं, बल्कि भाई बहन बनकर घूमेंगे। हमारा रिश्ता एक आम खानदान से है और उन्हें हर हालत में अपनी असलियत छुपा के रखनी होगी। 3 लोगों का ये काफिला शाम तक नगर में घूमता रहा। अब उन्हें रात बिताने के लिए एक सराय की तलाश थी। नगर के बीच ही नगर के कोतवाल का भवन था। भवन के बाहर एक बुढ़िया जोर जोर से रो रही थी। राजकुमारी को उस पर बड़ा ही तरस आया। वो हमदर्दी से पूछने लगी, बूढ़ी माँ, आप क्यों रो रही हैं? बुढ़िया ने रोते हुए बताया, मैं नगर के बाहर एक गांव में रहती हूँ बेटा। मेरा एक बेटा और बेटी है। कुछ दिनों पहले हमारे गांव में लुटेरों ने हमला कर दिया था। वो बेरहमी से लोगों का धन लूट रहे थे। मेरे बेटे से ये अन्याय सहा ना गया और वो लुटेरों से भिड़ गया। मेरा बेटा बहुत ही बहादुर है। वो बड़ी वीरता से लड़ा और देखते ही देखते 2-3 लुटेरों को मौत के घाट उतार दिया। उसकी बहादुरी देखकर बाकी लुटेरे डर के मारे भाग गए और इस तरह लोगों का धन लुटने से बच गया। लेकिन नगर के कोतवाल ने
मेरे बेटे को शाबाशी और इनाम देने की बजाय उल्टा उसे गिरफ्तार कर लिया और उस पर खून करने का इल्जाम भी लगा दिया। अब कोतवाल के कारिंदे कहते हैं कि अगर अपने बेटे को छुड़वाना है तो 500 सोने के सिक्के लेकर आओ। मैं गरीब औरत 500 सिक्के कहाँ से लेकर आऊं? मैं तो क्या, पूरी बस्ती के लोग भी 500 सोने के सिक्के जमा नहीं कर सकते। हाय मेरा बेटा, जालिमों ने उसे मार मार कर अधमुआ कर दिया है। बूढ़ी अपनी विपदा सुनाकर फिर से जोर जोर से रोने लगती है। राजकुमारी को कोतवाल के जुल्म पर बड़ा ही गुस्सा आया और हैरानी भी हुई कि हमारे राज्य में ऐसी घटनाएं भी होती हैं और हमें खबर ही नहीं होती। फिर कुछ सोचकर उसने बुढ़िया से पूछा, आप गांव वालों के साथ मिलकर नगर के न्याय अधिकारी से कोतवाल की शिकायत क्यों नहीं करती? तब तक बुढ़िया के इर्द गिर्द कुछ राहगीर भी इकट्ठा हो चुके थे। एक राहगीर बोला, बेटी, हम नगर के न्याय अधिकारी से शिकायत तो तब करेंगे जब उससे मिल सकें। उससे मिलने के लिए उसके दरबानों के मुंह सिक्कों से भरने पड़ते हैं। अगर उनसे मुलाकात हो भी जाए तो कोतवाल के खिलाफ शिकायत सुनते ही नहीं, क्योंकि उन्हीं की शह पर तो ये अन्याय हो रहा है। ये सुनकर राजकुमारी के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके देश में प्रजा पर कैसे कैसे जुल्म हो रहे हैं, परंतु उसने अपनी हैरत और गुस्से पर काबू पाया और घोड़े बेचकर मिली सिक्कों की थैली बुढ़िया को थमाते हुए कहा, लीजिए अम्मा जी, 500 सोने के सिक्के और कोतवाल के मुंह पर दे मारिए और अपने बेटे को छुड़वा लीजिए। राजकुमारी की इस दया पर सब लोग बहुत ही हैरान हुए और खुश भी। बुढ़िया तो बहुत ही खुश थी। उसने प्यार भरी नजरों से राजकुमारी को देखा और उसे आशीर्वाद दिया, फिर कोतवाल के पास चली गई। राजकुमारी भी अपने साथियों के साथ सराय की तलाश में आगे बढ़ गई। सराय की तलाश के दौरान वो नगर के बाजारों से गुजरी, जहां उसने कई जवान और बूढ़े मजदूरों को देखा। उसने कई मजदूरों और लोगों से बातचीत भी की। अगले कई दिनों तक राजकुमारी गांव-गांव, शहर-शहर घूमती रही। इसी दौरान उसने सैकड़ों मजदूरों, दुकानदारों और किसानों से बात की और प्रजा के दुख दर्द को समझा। तब उसे ये एहसास हुआ कि कैसे उसके राज्य के बेईमान राज्य अधिकारियों ने उसकी प्रजा का जीना मुश्किल कर रखा था और इसकी वजह राजगद्दी पर बैठे राजा की लापरवाही है। अब वो अपने मन में कई निश्चय कर चुकी थी और वापस अपने महल की ओर लौट गई। अब उसे अपने अजीबोगरीब सपने की भी समझ आ चुकी थी। वो घना जंगल उसका राज्य था। वो खूंखार मकड़े उसके बेईमान मंत्री और मकड़ी के जाले उनके द्वारा किए गए जुल्म थे, जो उसके राज्य को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहे थे। महल में लौटते ही राजा ने अपनी राजकुमारी का राज तिलक कर दिया और उसे राजगद्दी सौंप दी। राजपाट संभालते ही राजकुमारी ने उन सभी बेईमान मंत्रियों और अधिकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिनकी वजह से प्रजा पर जुल्म ढाया जा रहा था। अगर ये सिलसिला कुछ और दिन तक चलता तो तंग आ चुकी प्रजा विद्रोह कर देती। इसके अलावा राजकुमारी ने तुरंत मजदूरों और किसानों पर लगने वाले करों और लगान को माफ कर दिया, क्योंकि अपने सफर के दौरान उसने जान लिया था कि किसी राज्य की असली ताकत उसके सिपाही नहीं बल्कि उसके मजदूर और किसान होते हैं, जो अपना खून पसीना बहाकर फसलें उगाते हैं और उनकी फसलों से ही पूरे राज्य की प्रजा, सिपाही और यहाँ तक कि राजा का गुजारा होता है। अगर ये लोग खुशहाल होंगे तो पूरा राज्य खुशहाल होगा। राजगद्दी पर बैठते ही राजकुमारी ने ऐसे गुप्तचरों को नियुक्त किया जो आम जनता के बीच में जाकर उनका दुख दर्द सीधा राजकुमारी तक पहुंचाते थे और साथ ही साथ बेईमान मंत्रियों और अधिकारियों की खबर भी देते थे। कहते हैं कि राजकुमारी ने कई सालों तक रतनगढ़ पर राज किया।